साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की हार पर बीसीसीआई का होगा बड़ा एक्शन। चलेगा चाबुक और इन चार पर होगा सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार वो फैसला क्या है होने वाला, किस तरीके का चाबुक बीसीसीआई चलाने वाली है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सबको मालूम ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरीके से बुरे दौर से गुजर रही है जब बात टेस्ट क्रिकेट की होती है। पिछले साल भर में भारतीय टीम दूसरी दफा क्लीन स्वीप करवाने के कगार पर है, या यूं कहें कि हो ही चुका है। 92 सालों के बाद 3 मैच के टेस्ट सीरीज में भारत ने पहली बार क्लीन स्वीप हासिल किया था गौतम गंभीर की कोचिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल इसी अक्टूबर नवंबर के महीने में। और साउथ अफ्रीका की टीम जिसने अंतिम बार भारत को सीरीज हराया था 1999-2000 की सीरीज में, 25 साल लग गए उसको सीरीज जीतने में। लेकिन शायद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिन लोगों को बैठा करके रखा हुआ है टीम को चलाने के लिए, और टीम मैनेजमेंट में जो प्लेयर्स हैं जिसके भरोसे गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं, या गौतम गंभीर की अगुवाई में जिस तरह से टीम चल रही है, शायद इन्होंने यह तय कर रखा है कि भारत में अब जो भी विदेशी टीम आकर के लंबे साल से जो जीत नहीं पाई है सीरीज, अगर सीरीज जीतेगी तो हम क्लीन स्वीप मुफ्त में परोसेंगे। मसलन न्यूजीलैंड 36 साल से टेस्ट सीरीज भारत में नहीं जीता था, तो हमने उसको सीरीज जितवाया, साथ में तीसरा मैच हार करके क्लीन स्वीप करवा लिया अपना। जो 3 मैच के टेस्ट सीरीज में पहली बार भारत जो अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में क्लीन स्वीप करवा रहा था। 2 मैच की टेस्ट सीरीज 1999-2000 के बाद 25 सालों के बाद ये सीरीज भी अब जीतने जा रही है साउथ अफ्रीका की टीम। सीरीज तो जीत ही चुकी है, क्लीन स्वीप का भी हम पूरा का पूरा थाल सजा के दे रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे बीसीसीआई 4 लोगों पर बड़ा फैसला करती हुई नजर आ रही है। वो 4 लोग कौन है, इसका नाम जानना जरूरी है। और उनके बदलाव अगर होते हैं तो शायद भारतीय टीम का जो टेस्ट प्रारूप है वो बचता हुआ नजर आएगा, और उसके साथ ही साथ इसकी जो लपट है वो वनडे और टी20 तक भी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर ऐसे कदम नहीं उठाया गया बीसीसीआई की तरफ से, तो ये लपट ऐसी है जो सब कुछ खत्म कर देगी। बीसीसीआई जिस चीज पर है इस वक्त, भारतीय क्रिकेट टीम के बदौलत है, भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के दम पर है। वनडे सीरीज शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है, 30 तारीख से वनडे सीरीज शुरू हो जाएगा। 30 तारीख को पहला वनडे, 3 तारीख को दूसरा वनडे, 6 तारीख को तीसरा वनडे होगा। उसके बाद 9 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में 5 मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी। और हम सबको मालूम है कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार होगा। भारत दोनों सीरीज भी जीत जाएगा, और उसके बाद सभी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर न्यूजीलैंड से हम वनडे खेलेंगे, टी20 सीरीज खेलेंगे, फिर हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, फिर हम सब अपने अपनी टीमों के लिए लड़ाई करेंगे, आईपीएल खेलेंगे, और आईपीएल के बाद फिर हम इंग्लैंड में जाकर वहां पर उनको धो करके आ जाएंगे टी20 और वनडे में। तब तक लोग भूल चुके होंगे, और तब तक कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई तो श्रीलंका में जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज हमें खेलनी है, और उसके बाद 2 टेस्ट मैच हम अक्टूबर में खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ में, वहां पर परेशानी बढ़ने वाली है। इसलिए अगली बार जलील होने से अच्छा है कि ये कदम अभी उठा लिए जाएं। और जो समझ में आ रहा है, जो जानकारी निकल करके आ रही है, उसको देखकर लग रहा है कि बीसीसीआई किसी भी पल बड़ा एक्शन लेगा। और उस बड़े एक्शन में ये हो सकता है कि ये 4 लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और 5वें पर भी हो सकता है कि एक्शन कर लिया जाए। 5वां कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 4 लोगों में सबसे पहला जो एक्शन है वो तो लिया जाएगा भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर के, जिसमें साई सुदर्शन का नाम सबसे ऊपर है। साई सुदर्शन जिन्होंने अभी तक जितनी बल्लेबाजी की है भारतीय टीम के लिए बंटाधार किया है, 25-26 की औसत से बल्लेबाजी करके अपने आप को टीम में जगह बना करके रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्ची प्लेयर्स अब टीम में रहेंगे, जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बाहर क्यों रहेंगे। तो साई सुदर्शन का एवरेज भी 25-26 पर टिका हुआ है टेस्ट मैचेस के शुरुआती समय में। और अगर किसी को यह लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस अभी तो नया प्लेयर है, मौका दीजिए, तो फिर ये वो लोग कौन हैं और ये लोग कैसे हैं जब इनको सरफराज खान का परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देता है, जिसने अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में 150 की पारी खेली थी। अगर वो खराब भी खेल गया तो उसको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया, इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया, भारत में मैच चल रहा है यहां पर ड्रॉप कर दिया गया, जबकि वो स्पिन का इतना शानदार प्लेयर है। अगर आप स्पिन नहीं खेल पा रहे और कोई है स्पिन खेलने वाला, उसको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? तब ये एक्सक्यूज क्यों नहीं आता कि उसने तो शुरुआत में कुछ ही मैचेस खराब खेले हैं जी, उसको और खिलाया जाए। तो ये पहली बात। दूसरा, ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल मानो जैसा कि टेस्ट मैच में जगह पक्की करने के बाद शायद वो मान बैठे हैं कि अब तो उनकी जगह पक्की ही है, दूसरा कोई विकेटकीपर उनकी जगह ले ही नहीं सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे के.एस. भरत भारतीय टीम में जब थे ऋषभ पंत के बैकअप विकेटकीपर, तो के.एस. भरत को भी ये लगने लगा था कि वही मेन विकेटकीपर है। रिद्धिमान साहा के बाद के.एस. भरत ने अपनी जगह पक्की मान ली थी, लेकिन उनको क्या पता था कि इंग्लैंड सीरीज में
के एस भरत जाएंगे और ध्रुव जुरेल आएंगे, और जुरेल वहां अच्छा भी खेला। लेकिन आज जब जुरेल को टी20 इंडियन टीम में शामिल किया जाता है, वनडे की टीम में भी शामिल कर लिया जाता है, तो शायद जुरेल का फोकस डिफोकस हो गया है। और नतीजा ये है कि अब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी में आड़े तिरछे घटिया शॉट खेल करके अपना विकेट फेंक करके आ रहे हैं, जो कि उम्मीद हम ध्रुव जुरेल से कम नहीं करते हैं, क्योंकि सबको भरोसा होता है कि जुरेल तो शानदार प्लेयर है, खराब विकेट पे भी अच्छा खेलता है, और इस टेस्ट सीरीज से पहले 8 पारियों में 4 शतक बना करके आ रहा था। फिर भी परफॉर्मेंस इस तरीके का आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ईशान किशन जैसे प्लेयर जो विकेटकीपर के तौर पर भारतीय टीम के लिए अच्छे थे, उनको भी जगह देने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा परिवर्तन, जो तीसरा गाज गिर सकता है नीतीश कुमार रेड्डी पर। नीतीश कुमार रेड्डी को या तो टीम में परमानेंट जगह मिल जाएगी बतौर ऑलराउंडर, या फिर उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जैसे पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी अगर टीम इंडिया में खेलेंगे तो बतौर ऑलराउंडर ही खेलना पड़ेगा, ये नहीं कि वो सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए प्योर बैटर के तौर पर टीम मैनेजमेंट खिलाएगी। हालांकि इसमें दोष नीतीश कुमार रेड्डी का नहीं है, ना वो बॉलिंग के लिए मना करते हैं, ना वो बल्लेबाजी के लिए मना करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी जब करने आते हैं तो बल्लेबाजी में पूरा योगदान देना पड़ेगा। बाकी तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर में है कि वो आपको गेंदबाजी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। लेकिन ये सवाल कप्तान और कोच से पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको नीतीश कुमार रेड्डी प्योर बैटर चाहिए या ऑलराउंडर चाहिए। अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो फिर किसी और ऑलराउंडर की तरफ देखिए, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी भी दीजिए। क्योंकि पूरे टेस्ट मुकाबले में जहां पर भारत ने पहली पारी में 150 ओवर किए, दूसरी पारी में भी लगभग 100 ओवर हमने गेंदबाजी कर लिया, 70 ओवर किया, तो एक 220 ओवर्स में से अगर 7-8 ओवर ही गेंदबाजी नीतीश कुमार रेड्डी करेंगे तो कैसे बनेंगे ऑलराउंडर। चौथा नाम, जो सबसे बड़ा नाम है, पांचवा ही बताऊंगा मैं आपको, वो नाम है गौतम गंभीर का। जब से भारतीय टीम में इनका पदार्पण हुआ है कोचिंग के तौर पे, कोच के तौर पे, तब से इन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबाने में टेस्ट क्रिकेट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, हम तो 2 दिन तक बल्लेबाजी करना जानना चाहते हैं, ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो 2 दिन तक बल्लेबाजी करे, और ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो एक दिन में 400 बना सके। तो 400 वाला तो है, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ और नहीं बना, और 2 दिन तक बल्लेबाजी दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या हम कुलदीप यादव पर भरोसा रख के बैठे हुए हैं कि वही 2 दिन तक बल्लेबाजी करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और गौतम गंभीर के जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट का जो पूरा एक प्रयोगशाला चल रहा है, इसको कब बंद किया जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रयोगों का दौर भी बंद करना जरूरी है, और इसके लिए भी गौतम गंभीर से सवाल पूछे जाएंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिया जाएगा कि आखिरकार आपकी क्या सोच रही है टीम इंडिया को लेकर के, टेस्ट क्रिकेट में आप करना क्या चाहते हैं। कभी बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इतनी अस्त व्यस्त बल्लेबाजी लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली भारत के इतिहास में कभी नहीं रही है जितनी की अभी दिखाई दे रही है। हर मैच में आपको प्लेइंग 11 पता नहीं होता है, हर मैच में आपकी बल्लेबाजी ऑर्डर पता नहीं होती है, गेंदबाजी ऑर्डर पता नहीं होती है। जबकि भारतीय क्रिकेट का टेस्ट इतिहास कहता है कि एक बार 1 से नंबर 6 तक फिक्स हो गया तो कई कई साल तक वही 1 से 6 दिखाई देता था, जब तक कोई इंजर्ड ना हो जाए। और हर मैच में ये बात तो मालूम ही होता था कि आपके टॉप 6 क्या होने वाले हैं। वो अब नजर नहीं आ रहा है। और पांचवें और सबसे बड़े कल्प्रिट के तौर पर अगर देखा जाए, उनको जिनका एक्सटेंशन किया गया है चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी के तौर पे, अजीत अगरकर से पूछा जाना चाहिए कि आप भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरे पर तो खूब घूमते हैं, लेकिन टीम इंडिया का सिलेक्शन इतना घटिया क्यों करते हैं। जो डिजर्विंग प्लेयर है, सरफराज खान, मोहम्मद शमी, वैसे प्लेयर टीम में क्यों नहीं है, और जो प्लेयर टीम में हैं वो क्यों टीम में हैं, उसकी जगह पता करनी चाहिए। ये सारे वो सवाल है जो बीसीसीआई पूछ सकता है और एक्शन ले सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।